सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग इंडक्शन मशीन पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं उस तरीके के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आने वाले सेशंस में आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे इंडक्शन मशीन्स के। तो हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7900 प्लस पोस्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 777 में अवेलेबल है। अगर आप केवल सीबीटी 1 में इंटरेस्टेड हैं 499 में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी में गेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एस्पिरेंट्स, वो 25 के लिए प्रिपेयर करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो 2222 रुपीज़ में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और 26 एंड 27 के रेस्पेक्टिव प्राइजेस आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि 26 के कैंडिडेट्स के लिए 4444 रुपीज़, 27 के कैंडिडेट्स के लिए 6666 रुपीज़ कोर्स प्राइस देखने के लिए मिल रही है। एंड 26 एंड 27 के कोर्सेज में अगर आप एनरोल करते हैं तो गेट एकेडमी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर यूटिलाइज करिए। आरआरबी जेई एसएससी जेई गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि आरआरबी जेई एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एजेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है, ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में। एंड गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप केवल इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिग्नल सिस्टम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या ईएमटी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशंस के साथ भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं कि सपोज करिए ये 3 सब्जेक्ट चाहिए, ये 2 सब्जेक्ट चाहिए, इनके साथ आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स चाहिए, तो ऐसे भी कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं विद कॉम्बिनेशन और इंडिविजुअल चॉइस। तो उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो टेस्ट सीरीज है गेट 2025 के लिए, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं एंड सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि 10 टेस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर आप इन 76 टेस्ट के साथ अपना प्रिपरेशन करते हैं तो अपने प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। एंड आपको इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि ऑल इंडिया लेवल पे अपने परफॉर्मेंस को जज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, ऑल इंडिया लेवल पे एनरोल करते हैं, तो अपने परफॉर्मेंस को AIR 1, AIR 2, AIR 3 के साथ एनालाइज करने का मौका मिलेगा जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। तो धीरे धीरे चीज़ों को रेक्टिफाई करके आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं और गेट के ऑफिशियल पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, और इसमें जो क्वेश्चन डिजाइंड है टेस्ट सीरीज में, वेल डिजाइंड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के ऑफिशियल जो गेट पेपर का होता है एग्जैक्ट आपको वही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, न्यू क्वेश्चंस। गेट की जो जनरल एप्टीट्यूड की ई बुक है उसका QR कोड आपके स्क्रीन के सामने है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो गेट के एप्टीट्यूड बुक तक आप पहुंचेंगे, जिसकी बुक प्राइस 222 है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए और भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई और कंटेंट वॉच करने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा कंबाइन बेसिस पे वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन आपको गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आज के सेशन कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मशीन के एमसीक्यूज पे। इंडक्शन मशीन एमसीक्यूज, ध्यान दीजिएगा कि प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन्स के एमसीक्यूज कवर कर लिए हुए हैं, ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज कवर कर लिए हुए हैं, मैग्नेटिक सर्क्यूट्स के एमसीक्यूज कवर कर लिए हुए हैं एंड आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि आरआरबी के एग्जामिनेशन में अच्छा खासा वेटेज रखता है, उसके भी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं।
आप अपनी नीड कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, जिससे हम लोगों को अवेयर रहें कि आपकी नीड क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग वीडियो सेशंस यूट्यूब में प्लान करते रहें, राइट। तो इंडक्शन मशीन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आंसर करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग आंसर जरूर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। सबसे कॉमन टाइप क्या है इंडक्शन मोटर का? तो सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर का टाइप है? बिल्कुल भी नहीं। सीरीज मोटर इंडक्शन मोटर का टाइप है? नहीं, डीसी मोटर का टाइप है ये। सीरीज मोटर, शंट मोटर या फिर कंपाउंड मोटर, ये सारे डीसी मशीन्स के टाइप हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और शंट मोटर भी डीसी मशीन का पार्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन सी, जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर्स के और भी कौन कौन से टाइप होते हैं? जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में हम लोग बात करें तो 3 फेज के टाइप होते हैं आपके, 2 टाइप होते हैं। एक फेज वाउंड रोटर होता है, फेज वाउंड रोटर, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को और करके लिख रहे हैं, इसी का नाम होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर, इसमें क्या होता है, जिस तरीके से स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग रहती है, वैसे ही वाइंडिंग आप रोटर में भी प्रोवाइड करते हैं। जबकि और दूसरा टाइप होता है स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज रोटर, राइट। तो स्क्वायरल केज रोटर ही मोस्ट प्रेफरेबली हर जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, स्पायरल केज इंडक्शन मशीन ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन टाइप है, रोबस्ट रग्ड मशीन है ये। स्क्वायरल केज होने की वजह से ये रोबस्ट रग्ड मशीन है। इसमें रोटर में किसी भी तरीके की वाइंडिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है कि एक फेज की वाइंडिंग आप प्रोवाइड करें, देन बी फेज की वाइंडिंग प्रोवाइड करें, देन सी फेज की वाइंडिंग प्रोवाइड करें, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल एल्यूमिनियम और कॉपर बार फॉर्म कर सकते हैं, और जिसके कारण रोटर कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही रोबस्ट स्ट्रॉन्ग मशीन बनती है, राइट। तो स्पायरल केज इज द टाइप ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इज द टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। और वहीं पे हम लोग सिंगल फेज मोटर्स के बारे में बात करें, इसके टाइप्स के बारे में बात करें, इंडक्शन मोटर की टाइप्स, तो कुछ टाइप्स लिखते हैं हम लोग, जैसे कि रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो ये कुछ टाइप हैं, और देन शेडेड पोल मशीन है। ये कुछ टाइप्स हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के। तो आशा करते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। शेडेड पोल मशीन, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोटर इन एन इंडक्शन मोटर। रोटर का क्या फंक्शन होता है इंडक्शन मोटर में? तो रोटर क्या काम करता है? जनरेट करता है वोल्टेज, हो सकता है प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस सी बात है, स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, देन रोटर भी करता है। रोटेट द शाफ्ट, प्रोवाइड इंसुलेशन। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, रोटेट द शाफ्ट। शाफ्ट को रोटेट करने का काम रोटर करता है। जैसे इंडक्शन मोटर के बारे में बात करें, लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली। दिस इज द स्टेटर पार्ट, राइट। और स्टेटर में जैसे कि सिंक्रोनस मशीन में 3 फेज वाइंडिंग रहती है, वैसे ही आइडेंटिकल 3 फेज वाइंडिंग आपको स्टेटर में यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। ये बेस काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, ऐसा कुछ बेस हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, जो कि अर्थ के साथ ये पोर्शन रिवीटेड रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो चेंज होने वाला नहीं है। एंड देन ए फेज के कंडक्टर, बी फेज के कंडक्टर, सी फेज के कंडक्टर इस फैशन में
प्लेस्ड रहते हैं, राइट। अब आपका रोटर जो है, स्पाइरल केज मशीन या फिर कोई भी मशीन, फेज बाउंड मशीन, कुछ भी हो सकता है, तो रोटर हम लोग दूसरे कलर के पेन से ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए रेड कलर के पेन से हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये रोटर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एंड देन दिस इज शाफ्ट की काइंड ऑफ अरेंजमेंट, और रोटर में शाफ्ट असेंबल्ड करके रखे हुए, राइट। मेन पार्ट कौन कौन सा है मशीन के? स्टेटर, रोटर और शाफ्ट, यही मेन पार्ट है। और इसमें कुछ इस तरीके से कंडक्टर्स प्लेस्ड हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स ऐसे प्लेस्ड हैं। ये स्पाइरल गेज मशीन का कंस्ट्रक्शन है, राइट। तो अगर हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 फेज सप्लाई जैसे ही हम लोग इंजेक्ट करते हैं, स्टेटर में रहेगी 3 फेज सप्लाई की, रोटर में रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, स्टेटर में 3 फेज सप्लाई हम लोग देते हैं नॉर्मल इंडक्शन मशीन में, स्टेटर फेड इंडक्शन मशीन में। तो यहां से अगर हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली व्हाट इज द प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। 3 फेज सोर्स अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो तीनों फेजेस में करंट फ्लो करेगा। ए फेज का करंट, देन बी फेज का करंट IB, एंड देन सी फेज का करंट IC फ्लो करेगा। ये करंट कैसे रहते हैं? टाइम में डिस्प्लेस्ड करंट रहते हैं। टाइम में डिस्प्लेस्ड होने का मतलब साइनोसॉइडल करंट रहते हैं कि इस टाइम इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड कुछ और, इस टाइम इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड कुछ और, इस टाइम इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड नेगेटिव में। तो ऐसे टाइम में डिस्प्लेस्ड करंट है। इन करंट्स को हम लोग कैसे क्या कहते हैं? टाइम डिस्प्लेस्ड करंट। तो ये कैसे करंट है? टाइम डिस्प्लेस्ड करंट, करंट्स। और ये टाइम डिस्प्लेस्ड करंट अगर स्टेटर में 3 फेज की स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग, ये वाइंडिंग्स कैसी हैं? 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है, डिस्प्लेस्ड स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मैकेनिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए फेज की वाइंडिंग यहाँ पे, बी फेज की यहाँ पे, सी फेज की यहाँ पे, तो स्पेस में डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है। 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग्स। तो जब भी टाइम डिस्प्लेस्ड करंट, 3 फेज टाइम डिस्प्लेस्ड करंट 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो करता है, तो वन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब वो आपके मशीन के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगी कि आपने वाइंडिंग जो किया हुआ है वो 2 पोल्स बनाने के लिए किए हुए हैं, 4 पोल्स बनाने के लिए किए हुए हैं, 6 पोल्स बनाने के लिए किए हुए हैं, 8 पोल्स बनाने के लिए किए हैं, या 12 पोल्स बनाने के लिए किए हुए हैं। तो नॉर्मली हम लोग एनालिसिस के लिए 2 पोल्स लेते हैं कि आपकी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि आपके 2 पोल्स बनाने के लिए आपने वाइंडिंग की हुई थी। तो स्टेटर में रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के 2 पोल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, राइट। जस्ट अ सेकेंड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के 2 पोल्स फॉर्म हो जाएंगे, NST स्टेटर के N पोल, और यहाँ पे S पोल, जस्ट अपोजिट साइड में S पोल ऑफ स्टेटर देखने के लिए मिलेगा। अब ये पोल सिंक्रोनस स्पीड के साथ, किस स्पीड के साथ? सिंक्रोनस स्पीड के साथ। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? ये स्टेटर में रन करेंगे, NS क्या होता है कि यहाँ पे आपने जो सोर्स कनेक्ट किया हुआ है ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सपोज करिए 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, कुछ फ्रीक्वेंसी का सोर्स आपने कनेक्ट किया होगा, वोल्टेजेस इंजेक्ट किए होंगे, तो NS की स्पीड क्या होगी? NS इज इक्वल टू 120F अपॉन P होगा। 120F अपॉन P, कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से NS फिक्स्ड रहेगा, वो उसी स्पीड से रन करेगा ऑलवेज। और इसका फेज सीक्वेंस क्या होगा? जिस फेज सीक्वेंस का आपने करंट इंजेक्ट किया हुआ है, सपोज करिए कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं जो सप्लाइड वोल्टेजेस हैं उनका फेज सीक्वेंस, आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं 3 फेज वोल्टेजेस को, कि पहले ए फेज का करंट VA है, देन VB है, एंड देन VC है। मतलब फेज सीक्वेंस क्या है? पहले ए का मैक्सिमम आ रहा है, देन बी का मैक्सिमम आ रहा है, देन सी का मैक्सिमम आ रहा है। तो फेज सीक्वेंस यहाँ पे ABC है। तो करंट भी किस फेज सीक्वेंस के होंगे? ABC फेज सीक्वेंस के होंगे। तो ये किस डायरेक्शन में रन करेगा? पहले ए पे जाएगा, देन बी पे जाएगा, देन सी पे जाएगा। मतलब इसका रोटेशन कैसा होगा? इस डायरेक्शन में। अगर ACB इंजेक्ट करते तो इनका रोटेशन कैसा होता? अपोजिट डायरेक्शन में, पहले ए पे जाता, देन सी पे जाता, देन बी पे जाता, राइट। तो इनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा? इंजेक्टेड फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये इस तरीके से स्टेटर में रन करना चालू कर देंगे। स्टेटर स्टेशनरी होता है, स्टेटर कंडक्टर से स्टेशनरी होते हैं, लेकिन स्टेटर में ये जो पोल्स फॉर्म हुए हैं ये फिजिकल पोल्स हैं क्या? नहीं, वर्चुअल पोल्स हैं, इमेजिनरी पोल्स हैं। इनको आप नेकेड आइज से देख सकते हैं क्या? मशीन खोल के बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, जस्ट एन इमेजिनेशन।
वर्चुअल पोल्स, राइट। तो एन और एस पोल्स जो फॉर्म हुए हैं स्टेटर में वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करना चालू कर देंगे। अब ये अगर रोटेट कर रहे हैं तो रोटर के जो ये रेड वाले कंडक्टर्स रखे हुए हैं, सपोज करिए दिस इज दी रोटर कंडक्टर, और ये एन पोल ऐसा रोटेट होता हुआ स्टेटर में जा रहा है, तो ये कंडक्टर्स जो हैं वो चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं, कि ये एन पोल जब यहाँ पे रहेगा तो कुछ फ्लक्स लाइंस, यहाँ पे रहेगा तो कुछ फ्लक्स लाइंस, यहाँ पे रहेगा तो कुछ दूसरी फ्लक्स लाइन, तो ऑलवेज चेंज इन फ्लक्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन कंडक्टर्स में वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे। वोल्टेजेस इंड्यूस का डायरेक्शन वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एन पोल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, थंब क्या इंडिकेट करता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग वोल्टेजेस का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग जनरेटर एक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो थंब कहां पे रखेंगे, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि मोशन ऑफ कंडक्टर चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, नॉट मोशन ऑफ फील्ड। मोशन ऑफ फील्ड नहीं चाहिए। मोशन ऑफ फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। मोशन ऑफ फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कंडक्टर्स किस डायरेक्शन में रन करेंगे, ऐसा कि जब रोटर स्टेशनरी है तो एन पोल जो स्टेटर का है वो इधर जा रहा है, तो इसी को रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि एन पोल अगर फिक्स रहता तो ये रोटर के कंडक्टर इधर जाते रहते। ये इधर चला जा रहा है तो ये पीछे चलता जा रहा है ना, ये जब आगे चलता जा रहा है तो रोटर कंडक्टर पीछे होते जा रहे हैं। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि रोटर का कंडक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, माइंड में कभी मिस्टेक मत करिएगा। थंब इंडिकेट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड। तो मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस और फील्ड किस डायरेक्शन में, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, तो कुछ इस तरीके से आप प्लेस करेंगे। एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, एस पोल पे एंटर कर रही हैं, और मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे अपोजिट साइड में डॉट देखने के लिए मिलेगा। अगर क्रॉस डॉट देखने के लिए मिल रहा है, या फिर लेट मी करेक्ट द थिंग्स, जस्ट अ सेकेंड, एक कंडक्टर यहाँ पे भी प्लेस कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही है, मोशन ऑफ कंडक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ वोल्टेजेस, ऑब्जर्वर, आई एम दी ऑब्जर्वर, हमसे दूर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस होगा, क्रॉस, और यहाँ पे डॉट हो अपोजिट साइड, राइट। तो क्रॉस डॉट के कारण फ्लक्स लाइंस कैसी होंगी रोटर की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में। मतलब रोटर में भी क्या प्रोड्यूस हो गया, पोल्स क्रिएट हो गए। जब मटेरियल से फ्लक्स लाइंस बाहर निकलेंगी तो कौन सा पोल होगा, एन पोल ऑफ रोटर, एंड यहाँ पे जब निकल रही तो अपोजिट साइड में एस पोल ऑफ रोटर होगा, राइट। तो इस तरीके से रोटर में भी पोल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं कि टॉर्क किस डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो एन पोल को रिपेल करेगा और एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, राइट। या फिर हम लोग कह सकते हैं एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। देखिए ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रन कर रहे थे, सिंक्रोनस स्पीड से। इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा, जिसके कारण मशीन रन करना चालू करेगी। तो रोटर में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है कि नहीं। जब ये एन और एस पोल्स ऑफ स्टेटर रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेंगे, एन पोल ऑफ स्टेटर, एस पोल ऑफ स्टेटर यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये भी तो पोल रोटेट होके यहाँ पे कहीं पे पहुंचेंगे, तो ऑलवेज यहाँ पे भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोटर इन एन इंडक्शन मोटर, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कैन बी द राइट आंसर, राइट। लेकिन जनरल रिकमेंडेशन ये होता है कि स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे क्रिएट होती है, आपकी स्टेटर में क्रिएट होती है, राइट। तो ये बेस्ट पॉसिबल आंसर रहेगा कि जनरेट वोल्टेजेस जनरेट हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं, जनरेट हो रहा है वोल्टेजेस। क्रॉस और डॉट वोल्टेजेस देखने के लिए मिले हम लोगों को, जिसके कारण करंट फ्लो किया और फ्लक्स प्रोड्यूस किया। तो
रोटेट द शाफ्ट, तो जिसके कारण रोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा, तो रोटर रोटेट करना चालू करेगा, तो शाफ्ट में भी रोटेशन देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो ये टू रोटेट द शाफ्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े अगर हम लोग, द स्पीड ऑफ स्पायरल केज इंडक्शन मोटर इज, तो स्पीड ऑफ स्पायरल केज इंडक्शन मोटर क्या होगा, मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड। तो स्पायरल केज इंडक्शन मोटर में एनआर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन एनएस होती है, राइट, इन मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन, मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। ये केवल स्पायरल केज इंडक्शन मशीन में ही नहीं, मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन अगर आपका है तो स्क्वायरल केज में भी और फेज वाउंड स्लिप रिंग में भी यही सेम फिनोमिना रहेगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी एनआर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन एनएस रहती है। अगर एनएस 3000 है तो 2990 आपकी एनआर रहेगी, नियरर टू सिंक्रोनस स्पीड रहने की कोशिश करता है ऑलवेज। तो इक्वल टू दी सिंक्रोनस स्पीड, नो। कांस्टेंट स्पीड एट ऑल लोड्स, नहीं। इंक्रीमेंट इन लोड will be met in induction motor by decreasing its speed, कि आपकी सिंक्रोनस मशीन में चाहे कोई सा भी सिंक्रोनस मोटर में चाहे कोई भी लोड आप कनेक्ट कर दीजिए, जो नो लोड के केस में स्पीड थी वही फुल लोड के केस में भी स्पीड रहेगी। स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट होती है सिंक्रोनस मोटर्स में। इंडक्शन मोटर में जब लोड आप इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज करिए बाइसिकल ड्राइव कर रहे हैं आप, लोड आपके बैक कैरियर में फ्रेंड्स आके बैठ गए, 10 फ्रेंड आके बैठ गए, तो आपकी स्पीड ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है नो लोड में जो थी उससे ऑब्वियस सी बात है रेड्यूस हो जाएगी, या फिर आप बाइसिकल ड्रॉ ही फर्दर मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये इंडक्शन मोटर में होता है। इंक्रीमेंट इन लोड, लोड आपके बैक कैरियर में इंक्रीज होगा तो आपकी स्पीड जो होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। इंक्रीमेंट इन लोड विल बी मेट इन इंडक्शन मोटर बाय रेड्यूसिंग इट्स स्पीड। तो मोर देन सिंक्रोनस स्पीड, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, राइट। चाहे वो कोई भी मशीन हो इंडक्शन मोटर की, चाहे फेज बाउंड रोटर हो जिसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, या फिर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप इन एन इंडक्शन मोटर इज डिफाइंड एज रोटर स्पीड माइनस सिंक्रोनस स्पीड। तो स्लिप कैसे डिफाइन किया जाता है इंडक्शन मोटर में, बताइएगा। स्लिप का क्या डेफिनेशन है? स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन expressed as percentage is the difference between synchronous speed, जो कि स्टेटर आरएमएफ की जो स्पीड होती है, एंड रोटर की जो स्पीड होती है, नॉट रोटर आरएमएफ। स्टेटर आरएमएफ की स्पीड और रोटर की स्पीड का डिफरेंस होता है, नॉट रोटर आरएमएफ, राइट, डिवाइडेड बाय एनएस। तो ये मल्टीप्लाइड विथ 100 परसेंटेज में अगर आपको लिखना है, अदरवाइज नॉर्मल स्लिप लिखना है तो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो स्लिप का ये डेफिनेशन होता है, जहां पे एनएस क्या है, एनएस आपके स्टेटर आरएमएफ की स्पीड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, और एनआर क्या है, रोटर स्पीड। लेट मी स्पेसिफाई हियर, नॉट रोटर आरएमएफ स्पीड। रोटर आरएमएफ की स्पीड नहीं होती है, रोटर स्पीड होती है एनआर, राइट। एक्सप्रेस्ड एज बेस क्या है, यहाँ पे एनएससी लेंगे जो कि हम परसेंटेज में अगर रिप्रेजेंट करना है। तो स्लिप का यही डेफिनेशन होता है। स्लिप इन एन इंडक्शन मोटर इज डिफाइंड एज रोटर स्पीड माइनस सिंक्रोनस स्पीड, नो। सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड इज द राइट आंसर। Synchronous speed divided by rotor, no, none of the above. So option B is correct answer for this question, right? Option B is right. Next question, which part of induction motor is responsible for creating the rotating magnetic field? Which part of induction motor? rotating magnetic field कहाँ पे क्रिएट होता है, अभी हम लोगों ने देखा, इसीलिए वहां पे इतना डिटेल्ड बात कर लिया हम लोगों ने कि स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पहले क्रिएट होता है, देन रोटर में होता है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ऑप्शन बी ही आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज सप्लाई कहाँ पे दिया आपने, स्टेटर में दिया, तो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ,
स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ, फिर उसके बाद उसका कॉज जो आ रहा है उसके कारण रोटर में प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो पहले कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेटर में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, स्टेटर इज दी राइट आंसर। जबकि हम लोगों को पता है कि रोटर में भी होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। कम्यूटेटर डीसी मशीन का पार्ट है, ब्रशेस वगैरह का कोई पार्ट ही नहीं है, ब्रशेस से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ही नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द टॉर्क डेवलप्ड इन इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो टॉर्क डेवलप्ड के बारे में बात करते हैं जब भी, तो आपने रोटर सॉरी पावर फ्लो पढ़ा होगा इंडक्शन मोटर का, कि अगर ये रोटर है तो यहाँ पे जो इनपुट आता है, लेट मी ड्रॉ प्रॉपर्ली पावर फ्लो, एक बार पावर फ्लो ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से भी देखने के लिए मिल सकते हैं आपको। क्या आपका स्टेटर का पार्ट है और ये का रोटर का पार्ट है। तो रोटर सॉरी स्टेटर में 3 फेज इनपुट दिया, स्टेटर इनपुट हम लोग इसको कह सकते हैं। स्टेटर में किस तरीके के लॉसेस होंगे, स्टेटर कोर लॉस होगा जो कि सभी मशीन में होता है, आयरन है, एंड स्टेटर कॉपर लॉस भी होगा। ऑब्वियस बात है, वाइंडिंग्स वगैरह में करंट फ्लो करेंगे जो कि कॉपर कंडक्टर्स यूज किए हुए हैं हम लोगों ने, तो वहां पे भी आई स्क्वायर आर लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। फिर स्टेटर इनपुट में से ये दोनों लॉसेस माइनस करने के बाद जो पावर बचेगा वो स्टेटर आउटपुट पावर कहते हैं उसको। इसी को हम लोग कहते हैं एयर गैप। स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है, एयर गैप पावर, और इसी को हम लोग कहते हैं रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर। अब रोटर इनपुट पावर में रोटर कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉस, देखिए रोटर कोर लॉस भी होता है लेकिन रोटर कोर लॉस हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक और लॉस होता है जिसको हम लोग कहते हैं रोटर कोर लॉस। सिंस एफ आर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ एस होती है और रनिंग के टाइम पे स्लिप की वैल्यू वेरी लेस होती है, लेस, तो जब ये बहुत ज़्यादा कम होती है तो एफ आर को हम लोग बहुत ज़्यादा कम होती है, एफ आर की वैल्यू क्या होगी, एफ आर देयर फॉर एफ आर रोटर फ्रीक्वेंसी इज लेस। तो इतने कम फ्रीक्वेंसी पे, और आपको पता है कि हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी जब बहुत कम है तो हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम होगा, एडी करंट लॉस बहुत कम होगा, मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आयरन लॉस जो होता है वो बहुत कम होगा। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे रोटर कोर लॉस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, रोटर कोर लॉस कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब फिर रोटर के बाद जो पावर आ रहा है उसको हम लोग कहेंगे रोटर आउटपुट पावर, आउटपुट पावर, और इसी में फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, कि जब रोटर रन करेगा, रोटर कंडक्टर्स इस डायरेक्शन में ऐसे रन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जितनी भी एयर अवेलेबल हैज टू पास थ्रू दिस, और जो बियरिंग्स अटैच्ड हैं आपके रोटर में उसमें भी सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो उन फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को माइनस कर दें तब जाके शाफ्ट में जो पावर डेवलप हो रहा है वो मिलेगा, तो अब जाके आपको पावर आउटपुट, और या फिर इसी को हम लोग कहते हैं शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर आपको मिलेगा। तो ये होता है 3 फेज इंडक्शन
मोटर पावर फ्लो। राइट, 3 फेज इंडक्शन मोटर पावर फ्लो। तो रोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आपको मालूम है X2 एंड दिस इज, अच्छा, R2 बाई S and this is, let's suppose V1 and this is I2, right? I2 मतलब रोटर करंट, V1 मतलब स्टेटर सप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि RTH XTH स्टेटर के जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है वो सारी चीजें आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो टॉर्क डेवलप्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं M अपॉन ओमेगा S, वेयर M इज नंबर ऑफ फेजेस, कितने फेज की मशीन है, M इज नंबर ऑफ फेज, और यहां पे लिखते हैं आप I2 स्क्वायर R2 बाई S, I2 स्क्वायर R2 बाई S, कुछ इस तरीके से। तो I2 को फर्दर क्या लिखा जा सकता है, बात करते हैं, M अपॉन ओमेगा S, शॉर्टकट में डिस्कशन कर रहे हैं, अपने डिटेल सेशन में सारी चीजें ऑलरेडी एनालाइज की होंगी। I2 यहां से क्या लिखा जा सकता है, V1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर R2 बाई S का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 बाई S का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर डिवाइडेड मल्टीप्लाइड विद R2 बाई S, ऐसा लिखा जा सकता है, और रूट का स्क्वायर करने पे रूट कैंसिल हो गया, राइट? तो TD कैन बी रिटन एज दिस। अब लो स्लिप रीजन में अगर हम लोग बात करें, लो स्लिप रीजन जो कि रनिंग रीजन होता है, जब मशीन आपकी रनिंग कंडीशन में, मोस्ट ऑफ द टाइम रनिंग कंडीशन में ही रहेगी, तो स्लिप की वैल्यू क्या होती है, रनिंग के टाइम पे बहुत कम होती है, स्लिप इज वेरी लेस। सो स्लिप जब बहुत कम है तो X2 कैन बी नेग्लेक्टेड, X2 कैन बी नेग्लेक्टेड। तो X2 यहाँ पे अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं तो टॉर्क डेवलप्ड का एक्सप्रेशन जो आएगा M अपॉन ओमेगा S V1 स्क्वायर, X2 को अगर नेग्लेक्ट कर देते हो तो यहाँ पे R2 बाई S बचा, उसका स्क्वायर बचा, यहाँ पे R2 बाई S है, तो R2 बाई S का स्क्वायर कैंसिल, मतलब यहाँ पे R2 बच गया, और S जो कि डिनोमिनेटर में बचा हुआ है ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो टॉर्क डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, और टॉर्क डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर करंट का स्क्वायर, यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे हम लोग, कि आपको डायरेक्टली, आपने जस्ट एक बार रिवाइज कर लिया हम लोगों ने चीज़ों को, और कोई एम नहीं था इसका डिस्कशन करने का, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली टिक कर देते ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ रोटर करंट एंड स्लिप। लेकिन ओवरऑल एलोब्रेशन आपको पता होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे उतना डिस्कशन करने की। बोथ रोटर करंट एंड स्लिप पे डिपेंड करता है, रोटर करंट पे भी डिपेंड करता है टॉर्क डेवलप, एंड स्लिप पे भी डिपेंड करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ मोटर स्टार्टिंग टॉर्क इज हाईएस्ट, स्टार्टिंग टॉर्क हाईएस्ट कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, शेडेड। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट, नॉट सेल्फ स्टार्ट मशीन, राइट? तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, देयरफॉर हम लोग पोनी मोटर, स्मॉल इंडक्शन मोटर कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर को, तो स्टार्टिंग टॉर्क इसका कम होता है। शेडेड पोल मोटर का भी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, टाइनी होता है, स्पेशल कंस्ट्रक्शन है ये। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मशीन रहती है तो 3 फेज जैसा पावर नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है जिसको हम लोग फेज वाउंड रोटर भी बोलते हैं, और एक स्क्वायरल केज रोटर होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में खास बात ये होती है कि स्लिप रिंग्स रहती हैं, उसके थ्रू
रोटर की जो सर्क्यूटरी है उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करके हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या देखने के लिए मिल रहा था, टॉर्क डेवलप प्रीवियस स्लाइड में m अपॉन ओमेगा एस एंड देन v1 स्क्वायर r2 बाई s का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और यहाँ पे R2 बाई एस ऐसा देखने के लिए मिला, राइट। अब इसी को हाई स्लिप के लिए डिफाइन करें हम लोग, हाई स्लिप मतलब कि स्टार्टिंग टाइम पे स्लिप क्या होगी, हाई होगी। क्यों हाई होगी, क्योंकि एनआर की वैल्यू जीरो होगी, एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एनएस। तो एनएस माइनस एनआर, एनआर की वैल्यू जब जीरो है तो एनएस बाई एनएस बचा, एनएस बाई एनएस क्या हो जाएगा, वन। स्लिप की वैल्यू जीरो से वन तक वेरी करती है, वन होना मतलब कि हाईएस्ट होना। तो स्लिप अगर जब बहुत ज्यादा है, हाई स्लिप रीजन इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं, तो स्लिप की वैल्यू जब हाई है तो R2 बाई एस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो टॉर्क TST से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉर्क डेवलप को TST लिखा जा सकता है, स्टार्टिंग टॉर्क m अपॉन ओमेगा एस। अब R2 बाई एस को अगर नेग्लेक्ट कर दिया आपने, जीरो हो गया वो, तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर, और इसको केवल डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट करते हैं, नॉट न्यूमरेटर से। तो ये एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रोटर रेजिस्टेंस के। तो रोटर रेजिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ा दे तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो स्लिप रिंग्स रहती हैं, ऐसे 3 फेज की स्लिप रिंग्स रहती हैं, एंड देन ब्रश काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन रहता है, और ब्रशेस के थ्रू हम लोग ईच एंड एवरी फेजेस में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण टॉर्क को चेंज किया जा सके, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सके, राइट। तो स्लिप रिंग मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क हाईएस्ट आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। तो जो इंडियन रेलवेज होती हैं वहां पे हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं नाउ डेज, कि वहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको देखने के लिए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर दी रोटर बार्स इन स्पायरल केज इंडक्शन मोटर स्क्यूड। स्क्यूड क्यों करते हैं हम लोग, कि स्क्यूड स्विंग एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा डिटेल सेशन में, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि ईच एंड एवरी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकें। जस्ट अ सेकेंड, कि ये अगर आपका शाफ्ट है, लेट मी ड्रॉ द शाफ्ट। ये रोटर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, और ये अगर शाफ्ट है, ऐसा कुछ शाफ्ट ड्रॉ किया हुआ है, तो रोटर कंडक्टर एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स जो प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। देखिएगा प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया हुआ है, आप लोग प्रॉपरली ड्रॉ कर लीजिएगा। लेट मी इरेज। जस्ट अ सेकेंड, तो कुछ इस तरीके से बार्स प्लेस करते हैं हम लोग। कि स्ट्रेट ना प्लेस करके सम एंगल्स के साथ प्लेस करते हैं इनको। तो ये शाफ्ट एंगल है, और इसके साथ सम एंगल ये आपका क्रिएट कर रहा है, राइट। ये कुछ एंगल, इसको हम लोग कहते हैं स्क्विंग एंगल। तो हार्मोनिक्स के लॉकिंग टेंडेंसी होने की वजह से ये एंगल प्रोवाइड किया जाता है, कि इसके ऊपर में पूरा का पूरा N और S पोल्स रहते हैं, राइट।
एन पोल एंड एस पोल्स, ऐसा कुछ रहता है। तो आपको डिटेल सेशन में आपने एनालाइज किया होगा कि स्टेटर के सपोज करिए एन पोल यहाँ पे है, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लेट मी ड्रॉ प्रॉपर्ली। तो लॉकिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए इसको लॉकिंग, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में हम लोग बात कर सकें, लॉकिंग टेंडेंसी के कारण स्प्रिंग प्रोवाइड किया जाता है। सिंपल सा आंसर है। टू रेड्यूस नॉइज, टू इंक्रीज टॉर्क, टू रेड्यूस लॉकिंग टेंडेंसी। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर इज, मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर इज हाई इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट इसका हाई नहीं होता है कंपेयर टू अदर मशीन्स लाइक सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन टफेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे एक सेपरेट मशीन भी लगानी पड़ती है उसके रोटर को एक्साइट करने के लिए, एक्साइटर, जो कि अगेन एक डीसी मशीन है। तो ओवरऑल पर यूनिट कैपेसिटी में बात करें तो सिंक्रोनस मशीन कॉस्टलीस्ट मशीन होती है। इनिशियल कॉस्ट कंपैरेटिवली इसका लेस होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट, रोबस्ट रग्ड मशीन होती है, लो मेंटेनेंस मशीन होती है। लो स्टार्टिंग टॉर्क कंपेयर टू ऑल अदर मशीन्स लाइक डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन। लो स्टार्टिंग टॉर्क, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन इसका नहीं होता है। हाँ, लो स्टार्टिंग टॉर्क होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट, तो ऑप्शन सी इज मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कि लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका। कौन से मशीन का? स्क्वायरल केज मशीन। क्योंकि इसमें कोई, बिकॉज in this no slip rings are available to inject external resistance to rotor circuit, राइट। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस होता है। तो रोटर रेजिस्टेंस अगर हाई है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यही इसका मेन डिसएडवांटेज है कि स्पायरल केज मशीन में, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। इसीलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है कंपेयर टू स्क्वायरल केज मोटर, तो लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका। और जहां पे भी आपको इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आप विजिट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्क्वायरल केज रोटर ही मिलेगा, मोटर ही मिलेगा। क्यों? इसके रोबस्ट और रग्ड कंस्ट्रक्शन होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लिप रिंग्स इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? स्लिप रिंग्स का क्या पर्पस है प्रोवाइड करने का? स्लिप रिंग्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? तो स्लिप रिंग्स टू सप्लाई करंट टू द रोटर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। नो, ये हम लोग स्टेटर से कर सकते हैं, राइट। स्टेटर में फेज सीक्वेंस चेंज कर दीजिए आप इंजेक्टेड वोल्टेज का, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। एन और एस पोल्स इस डायरेक्शन में ना रोटेट करके अपोजिट डायरेक्शन में रन करना चालू कर देंगे, जिसके कारण ओवरऑल मशीन का रोटेशन चेंज हो जाएगा। टू डिक्रीज द स्लिप, नो। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, नो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू सप्लाई द करंट टू द रोटर, कि स्लिप रिंग्स की आपने देखा होगा, हम लोगों ने बात किया होता है इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन के बारे में, जो कि आपको वीडियो लेक्चर अभी देखने के लिए मिल जाएगा यूट्यूब पे। अभी प्रीवियस सेशंस में ही बात किया हुआ है इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन में, जिसको हम लोग कहते हैं रोटर फेड मशीन। तो यहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग्स के थ्रू 3 फेज सप्लाई इंजेक्ट करते थे रोटर में, राइट। ए फेज, बी फेज, सी फेज के कंडक्टर्स में इंजेक्ट करते थे, राइट। तो वो कंस्ट्रक्शन आपको माइंड में रखना चाहिए, टू सप्लाई द करंट टू द रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। इंडक्शन मोटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे किसी ब्यूटीफुल टॉपिक पे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो सेशन यहीं पे आज का एंड किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में और भी एमसीक्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये ओवरऑल डिस्कशन रहा आज के सेशन का, ब्यूटीफुल डिस्कशन। और कोई डाउट आता है